Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Alteration of Memorandum. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरेंडम के जो डिफरेंट क्लॉजेज हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में अंडर द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, उनके अगर क्लॉजेज में हमें कोई भी चेंज करना हो, कोई भी ऑल्ट्रेशन करना हो, तो किस तरीके से इस ऑल्ट्रेशन को फॉलो किया जा सकता है. A company may, by a special resolution and after complying with the procedure specified in this act, alter the provisions of its memorandum. However, the alteration in the capital clause shall be effected in accordance with the provisions of section 61 and section 64 of the act. यानी कि एक कंपनी अगर अपने मेमोरेंडम के किसी भी क्लॉज में कोई चेंज करना चाहती है, ऑल्ट्रेशन करना चाहती है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन को फॉलो करते हुए और कंपनी एक्ट में इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड है उसको कॉम्प्लाई करते हुए ये इन ऑल्ट्रेशन को फॉलो कर सकती है. हालांकि अगर कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहती है तो इसके लिए इसे सेक्शन 61 और सेक्शन 64 के प्रोविजंस को फॉलो करना होता है, तब जाकर ये कैपिटल क्लॉज में कोई भी ऑल्ट्रेशन कर सकती है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्लॉज एंड दिस इज द नेम क्लॉज. हाउ ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम और नेम क्लॉज इज पॉसिबल. तो यहाँ पर हम नेम क्लॉज के ऑल्ट्रेशन के रिगार्डिंग कंडीशंस और प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे. अ कंपनी शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस व्हाइल चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी. कंपनी का नेम अगर चेंज करना है तो उसको नेम को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा, तब जाकर नेम चेंज हो सकता है. पहली कंडीशन है इसके अंदर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. अगर कंपनी के नेम में कोई भी चेंज फॉलो किया जाता है देन इट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 एंड 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 42 एंड 43 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए कंपनी अपने नेम में चेंज कर सकती है. और दूसरा होता है इसके अंदर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि अगर कंपनी अपने नेम में चेंज करती है तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक इस चेंज को इफेक्ट में नहीं लाया जा सकता. ये जो नया नेम है, कंपनी का न्यू नेम है, ये इफेक्ट में तभी आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर अप्रूवल इसके रिगार्डिंग कंपनी को मिल जाती है. ठीक, तो ये तो बात हो गई अबाउट द कंडीशंस ऑफ द चेंज इन द नेम क्लॉज. अब हम बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने नेम में चेंज करना चाहती है तो इसके रिगार्डिंग वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी. तो इसके लिए हमने इसको 3 केसेस में डिवाइड किया है. अगर कंपनी अपने नाम को चेंज करना चाहती है, फर्स्ट वन इज द बाय ओन चॉइस ऑफ द कंपनी, सेकेंड वन इज द बाय चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी एंड थर्ड वन इज द बाय द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि अगर कंपनी अपनी खुद की चॉइस से नेम चेंज करना चाहती है, दूसरा अगर कंपनी की एक्टिविटीज़ में कोई चेंज होता है उसकी वजह से अगर उसको नेम चेंज करना हो, और तीसरा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से कंपनी को अपना नेम चेंज करना होता है, तो ये तीसरा केस हो जाता है. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट केस बाय ओन चॉइस ऑफ द कंपनी. फर्स्ट वन बाय ओन चॉइस ऑफ द कंपनी. द प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी बाय इट्स ओन चॉइस आर एज फॉलोज. तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है और इसी के अकॉर्डिंग कंपनी अपने चॉइस के बेसिस पर अपने नेम में चेंज कर सकती है. क्या क्या है ये प्रोविजंस? द फर्स्ट वन इज द कॉम्प्लायंस विद द प्रोविजंस फॉर चॉइस ऑफ नेम. यानी कि नेम के सिलेक्शन के रेफरेंस में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, सबसे पहले तो जब कंपनी अपना नया नाम सेलेक्ट करती है तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस दिए गए हैं, पहले तो कंपनी को उन प्रोविजंस को फॉलो करना होता है. इसके रिगार्डिंग कंपनी एक्ट में सर्टेन प्रोविजंस फॉलो किए गए हैं और उन प्रोविजंस में जो भी फैक्टर्स प्रोवाइडेड हैं उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कंपनी को अपना एक पर्टिकुलर नेम चूज करना होता है. तो क्या क्या वो कंसिडरेशंस है? फर्स्ट वन इज द नेम्स shall not be identical with or resemble too nearly to the name of an existing company. किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम के सिमिलर नहीं होना चाहिए आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया वो नेम, या फिर उससे किसी भी तरीके से कोई भी समानता नहीं होना चाहिए. अगर किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पर आप अपना कंपनी का नाम रख रहे हो या उससे सिमिलर नेम को फॉलो करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सेकेंड वन इज The name shall not be such that its use by the company will constitute an offence under any law for the time being. यानी कि नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए
जिसको फॉलो करने के बाद ऐसा लगे कि कंपनी आने वाले टाइम में किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस को कमेंस करने के रेफरेंस में इस नाम को फॉलो कर रही है। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले टाइम में किसी भी पर्टिकुलर लॉ के रिलेशन में कंपनी के इस नेम के बेसिस पर उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसे नेम को भी इसे सेलेक्ट नहीं करना होता है। थर्ड वन, द नेम शैल नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में ये नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द It shall not contain any word which is likely to give the impression that the company is in any way connected with the central government or any state government or any local authority। नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसमें ऐसा लगे, यानी कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आपने ऐसे यूज़ कर रखे हैं नाम में जिससे ऐसा लगता है, मानिए कि कंपनी किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी से कनेक्टेड है, ऐसा इंप्रेशन कंपनी के नेम में नहीं होना चाहिए। And the last one is that the name shall not contain such word or expression as may be prescribed। जैसा लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐसा भी कोई वर्ड या एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना होता है कंपनी के नेम को सेलेक्ट करने से पहले। क्लियर? सेकंड प्रोविजन, नेक्स्ट या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। यानी कि एक बार जब आप कंपनी के नेम को सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ योर नेम। एनी कंपनी इंटेंडिंग टू चेंज इट्स नेम मे मेक एन एप्लीकेशन टू द इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ न्यू नेम। द एप्लीकेशन शैल सेट आउट अ नेम विच द कंपनी प्रपोज टू यूज इट एज इट्स न्यू नेम। यानी कि यहाँ कंपनी क्या करेगी, एक एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर में फिल करेगी जिसमें नेम के चेंज के अकॉर्डिंग उसको अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है टू द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट करनी होती है कि उसके नए नाम को रिजर्व कर लिया जाए। और आप क्या करोगे, इस एप्लीकेशन में जिस नए नेम से आप कंपनी को फॉलो करना चाहते हो, प्रपोज करना चाहते हो, वो नया नाम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप एंटर कर देते हो और रजिस्ट्रार से इस नए नाम को रिजर्व करने की रिक्वेस्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज रिजर्वेशन फॉर 60 डेज। एक बार जब रजिस्ट्रार के पास नेम को चेंज करने के रेफरेंस में एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, तो जो रजिस्ट्रार है वो इस पर्टिकुलर प्रपोज्ड नेम को डेट ऑफ एप्लीकेशन से 60 दिन के लिए रिजर्व कर लेता है। ठीक है, अब इस 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना होता है, उसके रिगार्डिंग आगे का स्टेप डिस्कस करते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन। इसके बाद जो कंपनी है वो कंपनी की जनरल मीटिंग में इस नए नाम को अडॉप्ट करने के लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार जब स्पेशल रिजोल्यूशन के बेसिस पर नया नाम अडॉप्ट हो जाता है, ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके बाद इस नेम के अप्रूवल के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट भेजी जाती है। ये जो नया नाम है कंपनी का, ये तभी इफेक्ट में आ सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाती है, वो भी राइटिंग में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलती है तब तक ये नया नाम इफेक्ट में नहीं आ सकता। इसके लिए कंपनी को क्या करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है और इस फॉर्म का नाम होता है INC 24, और जो प्रिस्क्राइब फी होती है इसकी पे करके आपको इस फॉर्म को ऑब्टेन करना होता है और इसे फिल करने के बाद गवर्नमेंट से आपको रिटन अप्रूवल लेना होता है कि आप कंपनी के नेम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। यानी कि एक बार आपका स्पेशलाइजेशन पास हो गया, इसकी एक कॉपी, और जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है कंपनी के नेम को चेंज करने के रेफरेंस में, इसकी एक कॉपी, दोनों की कॉपी आप क्या करोगे, रजिस्ट्रार के पास इसे फाइल कर दोगे जिससे कि कंपनी के नेम को चेंज करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके रजिस्ट्रार के साथ में। नेक्स्ट वन इज एंटर इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। यानी कि जब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है तो रिसीव करने के बाद जो कंपनी का नया नाम है उसे कंपनी के रजिस्टर में रजिस्ट्रार के द्वारा नोट कर लिया जाता है। यानी कि पुराने नेम की जगह कंपनी के नया नेम को स्पेस दिया जाता है इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। नेक्स्ट वन इज द इश्यू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या होगा, जो रजिस्ट्रार है
वो कंपनी को उसके नए नाम के साथ में एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इश्यू करता है एंड इट इज़ इश्यूड इन द फॉर्म नंबर INC 25। तो INC 25 के बेसिस पर जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी को एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसके नए नाम के साथ में उसको इश्यू करता है। द लास्ट स्टेप इज अदर फॉर्मेलिटीज़, यानी कि इसके साथ साथ कंपनी को कुछ और फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट करनी होती हैं। एक बार उसका नेम जब चेंज हो जाता है तो नेम चेंज होने के बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ इसे कंप्लीट करनी होती हैं। द फर्स्ट वन इज इसे अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के चेंज नेम को राइट ऑफ करना होता है। दूसरा, he has to make necessary changes in the books, records, documents, registers, letterheads, signboards and so on of the company। यानी कंपनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, रजिस्टर्स हैं, लेटरहेड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, उन सभी में जो भी नेसेसरी चेंजेस आपको करने होते हैं, जो नया नाम लिखना होता है कंपनी का, उसको आप नोट डाउन करते हो। कंपनी के लिए एक नई कॉमन सील का अरेंजमेंट करते हो। इसके बाद जो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है आपका, उसकी एक कॉपी आपको कंसर्न स्टॉक एक्सचेंजेस पर भेजनी होती है जहाँ जहाँ आपकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड होती हैं। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स में कंपनी के नेम के ऑल्ट्रेशन के रेफरेंस में एक नोटिस भी पब्लिश करना जरूरी होता है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है जब एक बार कंपनी का नेम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये नाउ वी कम टू द सेकेंड केस, दैट इज़ बाय चेंज इन एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी की एक्टिविटीज़ में कोई चेंज होता है, किस तरीके से? Sometimes a company changes its business activities and such change is not reflected in its name. If such a case, it then itself change its name within a period of 6 months from the change of activities. Such change shall be made after complying with all the provisions as applicable to change in name. यानी कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में चेंज कर लेती है और वो जो चेंज उसने किया है वो उसके नेम में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो उसे एक ऐसा नाम, उस केस में इसे एक ऐसा नाम रखना पड़ता है जो उसकी एक्टिविटीज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा हो और उसको इस नए नाम को अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर फॉलो करना ज़रूरी होता है। लेकिन नेम में जो ये चेंज किया जाएगा वो उन्हीं पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हुए फोकस किया जाएगा, जैसा कि हमने अभी ऑन चॉइस ऑफ कंपनी के बेसिस पर रूल्स को डिस्कस किया था। इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने नेम में चेंज करती है अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ में किसी भी तरीके का कोई चेंज करती है उस केस में। ठीक, नाउ कम टू द थर्ड केस ऑफ नेम चेंज बाय ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। यानी कि यहाँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपना नेम चेंज करना पड़ता है, जिसे हम नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटर की तरफ से एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि भाई जो नाम या जो लोगो वो यूज़ कर रहा है वो इस कंपनी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। तो इस बेसिस पर वो क्या करता है, वो जो प्रोप्राइटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि कंपनी के नेम को चेंज किया जाए इस बिहाफ पर। तब उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये देखती है कि जो कंपनी का नाम है वो किसी भी नेम से आइडेंटिकल तो नहीं है या किसी और दूसरे ब्रांड को या दूसरी कंपनी के नेम को रिजेंबल तो नहीं कर रहा है। अगर उसे ऐसी कोई भी कंडीशन दिखाई देती है या ऐसी कोई शिकायत मिलती है और वो सही पाई जाती है तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपनी को अपना नाम चेंज करने का ऑर्डर दे सकती है, जिसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का नाम देते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। क्या है ये प्रोसीजर? पहला स्टेप है इसके अंदर, प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम में चेंज विद इन 6 मंथ्स द कंपनी शैल रेक्टिफाई इट्स नेम और न्यू नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डायरेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जिस दिन उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपना नाम चेंज करने के रेफरेंस में डायरेक्शन इश्यू हो जाता है, उससे 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी को अपने नाम को रेक्टिफाई करना होता है, या फिर अगर कोई नया नाम भी फॉलो करा है इसने तो उसको भी इसे रेक्टिफाई करना होता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इसके बाद क्या होगा, जो कंपनी है ये अपनी जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करेगी और उसके बेसिस पर कंपनी के नए नाम को आगे बढ़ाएगी, उसको सिलेक्ट करेगी और
उसको फॉलो करेगी और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर इसको फाइनलाइज करेगी। थर्ड स्टेप में क्या करेगी? नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार, यानी कि जिस दिन इस चेंज को फॉलो किया गया है कंपनी की जनरल मीटिंग में उसके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के मीडियम से, उसके 15 दिन के अंदर अंदर इसे इस चेंज के बारे में एक नोटिस रजिस्ट्रार को भेजना जरूरी होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर की कॉपी के साथ साथ। आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज चेंज इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब रजिस्ट्रार को कंपनी के नेम के चेंज के रेफरेंस में नोटिस रिसीव हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ में, तब उस केस में जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा? कंपनी के नए नेम के रेफरेंस में नेसेसरी चेंजेस को अपने रजिस्टर में कैरी ऑन करेगा और इस रिलेशन में कंपनी को उसके नए नाम के साथ में एक फ्रेश सर्टिफिकेट को इश्यू करेगा। द लास्ट स्टेप इज अदर फॉर्मेलिटीज, यानी कि जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रेश वे में कंपनी को इश्यू हो जाता है उसके बाद कंपनी अदर फॉर्मेलिटीज को फॉलो करती है। क्या है वो अदर फॉर्मेलिटीज? द ऑल्टर्ड नेम ऑफ द कंपनी शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ MOA एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के जितने भी कॉपीज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, उसमें कंपनी के आपको ऑल्टर्ड नेम को नोट करना होगा। इसके साथ साथ कंपनी के रिलेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसकी बुक्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, रजिस्टर्स हैं, स्टाम्प्स हैं, जो भी पर्टिकुलर पेपर्स हैं कंपनी के रिलेशन में, उसमें आपको नेसेसरी चेंजेस को फोकस करना होगा। कॉमन सील को अरेंज करना होगा कंपनी के रेफरेंस में, नई कॉमन सील अरेंज की जाएगी और इसके साथ साथ जो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसकी एक कॉपी आपको कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज पर भेजनी होती है जहां कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है, और इसके साथ साथ जो आपने चेंजेस किए हैं उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आपको न्यूज़पेपर में देना होता है। और ये नोटिस कैसा होता है? पब्लिक नोटिस होता है, जिससे कि पब्लिक को पता चल सके कि जो कंपनी है उसका नाम चेंज होकर एक न्यू नेम को फोकस किया गया है। उस न्यू नेम के बारे में पब्लिक को प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पब्लिक नोटिस। ओके, रेस्ट ऑफ द ऑल्ट्रेशन in other clauses we will discuss in the next lecture. Thank you.